नमस्कार दोस्तों, आज है डे 97 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इंडियन एनवायरमेंट पर, ठीक है, वो क्या है हमारा? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस। The UN Ocean Conference 2022 is aligned to the SDG 14 and stress on the critical need for scientific knowledge and marine technology to build ocean resilience. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change led the Indian delegation at the UN Ocean Conference. UN Secretary General Antonio Guterres had declared an ocean emergency at the UN Ocean Conference 2022. संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की अगर बात करें के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 एसडीजी 14 से जुड़ा हुआ है और महासागर लचीलापन बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान और समुद्री प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में महासागर आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले अगर देखते हैं इसमें से कौन से कथन सही है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन था वो विकास एसडीजी 14 से जुड़ा हुआ है, जहां पर अपन क्या देखते हैं क्लाइमेट चेंजेस वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। तो ये हमारा स्टेटमेंट थोड़ा सा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 में महासागर आपातकाल की घोषणा की थी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट है। पर्टिकुलरली आपका अगर देखो तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा कैसा है, आपका फैक्ट वाला पार्ट है। ठीक है, जहां पर सीधे सीधे जो स्टेटमेंट उसको लेकर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो प्रतिनिधिमंडल की बात की थी वो उसका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं की गई थी। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा सही होगा, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द यूनाइटेड नेशन 30x30 गोल्स। 330 लक्ष्यों के सही ढंग से समझाता है। प्रोटेक्टिंग 30% लैंड एंड द ओशन बाय 2030, रिडक्शन ऑफ 30% जीएचजी ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन इन नेक्स्ट 30 years, restoring 30% degrade forest by 2030, reducing 30% wildlife crimes by 2030। 2030 तक 30% भूमि और महासागर की रक्षा करना, अगले 30 वर्षों में 30% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना, 2030 तक 30% क्षीण वनों का बहाल करना, या 2030 तक 30% वन्य जीव अपराधों में कमी लाना। तो मुख्य रूप से 30x30 लक्ष्य क्या है? एक प्रकार से हमारा 2030 तक हमें क्या करना है? 30% भूमि और महासागर की रक्षा करना है। इसका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement regarding Food and Land Use Coalition. Food and Land Use Coalition is launched by the Food and Agriculture Organization to the transform food and land use system. खाद्य और भूमि उपयोग गठबंधन खाद्य और कृषि संगठन द्वारा खाद्य और भूमि उपयोग प्रणालियों के बदलने के शुरू किया गया था। मेनली ये जो आपका फूड एंड लैंड यूज कोलिशन स्टार्ट किया गया था वो एफएओ द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं शुरू किया गया था। पर्टिकुलरली एक प्रकार के अलग से पूरी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो छोटी छोटी सामूहिक ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसमें हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। द कोलिशन हैज आल्सो पार्टनर्ड विद द ग्लोबल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग फूड सिस्टम डायलॉग्स एंड नेचर फॉर क्लाइमेट। गठबंधन ने खाद्य प्रणाली संवाद और प्राकृतिक चार जलवायु, ठीक है, नेचर फॉर क्लाइमेट सहित वैश्विक पहलों के साथ भी भागीदारी की है। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये जो कोलिशन है इसका जो है इसके साथ ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें फूड सिस्टम डायलॉग और नेचर फॉर क्लाइमेट भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द फूड एंड लैंड यूज कोलिशन। जो स्टेट फूड एंड एग्रीकल्चर जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा? खाद्य और भूमि उपयोग गठबंधन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है। तो मेनली ये जो रिपोर्ट है वो आपकी किसके द्वारा? मेनली इनके फूड एंड लैंड यूज कोलिशन के द्वारा नहीं जारी की जाती, ये एफएओ के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया कौन से करेक्ट है, तो सेकंड बस करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी, 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनीमाटा कन्वेंशन। ठीक है, मिनीमाटा जो हमारा कन्वेंशन है, पारे से संबंधित हमारा कन्वेंशन है, ठीक है, उसको लेकर दिया हुआ है। मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी एडॉप्टेड इन 2013 एट जेनेवा इन द वर्ल्ड्स first non-legally binding treaty to protect human health and environment for adverse effect of mercury। 2013 में जेनेवा में अपनाया गया मिनीमाटा कन्वेंशन पारे के प्रतिकूल प्रभावों में मानव स्वास्थ्य
और पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया की पहली गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है, बिल्कुल मिनामाटा कन्वेंशन को जो है वो जिनेवा में 2013 में अपनाया गया था, लेकिन ये आपका नॉन लीगली नहीं है, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी मिनामाटा कन्वेंशन को 2013 में ही जिनेवा में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो गैर कानूनी नहीं है, कानूनी रूप से ये बाध्यकारी संधि है। ठीक, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मिनामाटा कन्वेंशन। भारत मिनामाटा कन्वेंशन का संस्थापक सदस्य है। ठीक, तो नॉर्मली जब मिनामाटा कन्वेंशन हुआ था उस टाइम पर क्या हुआ था कि नॉर्मली इंडिया ने उससे ज्वाइन जरूर किया था, लेकिन कई बार उसे फाउंडिंग मेंबर के रूप में बिल्कुल स्पष्ट हमें कोई चीज नहीं मिलती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी पार्शियली करेक्ट और इनकरेक्ट है। मेनली हम इसे इनकरेक्ट रूप में देख सकते हैं क्योंकि कहीं पर भी ये स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है कि फाउंडिंग मेंबर है। द कन्वेंशन ऑफ डेवलप्स प्रैक्टिकली टूल्स एंड नोटिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ट्रेड इन मरकरी। यह कन्वेंशन तारे के व्यापार की निगरानी और प्रबंधन के लिए व्यवहारिक उपकरण और अधिसूचना और सूचना साझाकरण प्रणाली विकसित करता है। तो बिल्कुल पारे को लेकर यह कन्वेंशन हुआ जहां पर वो क्या करता है, पर्टिकुलरली इसके जो भी निगरानी करता है, इसे कंट्रोल करता है, इसे नोटिफाई करता है। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि मैनेज करता है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द COP4 टू मिनामाटा कन्वेंशन हेल्ड इन द नागोया इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लोबल डिक्लेरेशन दैट कॉल्स ऑन पार्टीज टू द मिनामाटा कन्वेंशन टू टैकल ग्लोबल इलीगल ट्रेड ऑफ मरकरी। नागोया में आयोजित मिनामाटा कन्वेंशन के COP4 ने एक वैश्विक घोषणा पेश की जिसमें पारे के वैश्विक अवैध व्यापार से निपटने के लिए मिनामाटा कन्वेंशन के पक्षों को आह्वान किया गया। मुख्य रूप से जो आपका ये COP4 हुआ था वो नागोया में नहीं हुआ था, ये आपका हुआ था बाली में, बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो ऐसे में हमारा फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन से करेक्ट है, तो हमने देखा फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हमारे इनकरेक्ट है, सिर्फ थर्ड करेक्ट है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 ओनली। ठीक है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The Global Environment Facility serves as a financial mechanism for which of the following convention? वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ओजोन परत को लेकर नष्ट करने वाले पदार्थों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन, मिनामाटा कन्वेंशन और मरकरी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर फौना एंड फ्लोरा की बात हो रही है। यहाँ पर जीव जंतु और वनस्पतियों के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। तो अगर हम यहाँ पर बात करें वैश्विक पर्यावरण सुविधा, तो मुख्यतः ये पॉल्यूशन पर ज्यादा काम करेगी। तो अगर हम देखें तो पॉल्यूशन से इसका लेना देना है। पॉल्यूशन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है जो कि पीओपीज के लिए काम करता है, परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए काम करता है, तो इस पर हमारा क्या जीईएफ जो है वो क्या करता है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है। दूसरा हमारा मिनामाटा कन्वेंशन जो पारे की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उस पर काम करता है। बाकी अगर हम देखें साइट्स और दूसरा ओजोन लेयर, तो ये इसके प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं, इन पर जो इफेक्टेड के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जीईएफ इससे जुड़ा हुआ नहीं है। तो सेकंड और थर्ड क्या होंगे, ठीक है, इसके आंसर होंगे। तो इसका जो आंसर है एबीसीडी अगर देखें तो सी जो हमारा दिया हुआ है 2 और 3 ओनली, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Consider the following statement regarding the Convention on International Trade in Endangered Species and Wild Flora Fauna। यहाँ पर भी साइट्स कहा गया, ठीक है, वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। In the 18th Conference of Parties of CITES, India proposed inclusion of rosewood from Appendix 2 to Appendix 1 due to its हाई रेट ऑफ इलीगल ट्रेड। साइट्स में 18वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भारत ने अवैध व्यापार की उच्च दर के कारण परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में रोजवुड को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। मेनली ये जो प्रस्ताव की बात करते हैं जो कि फेल हो गया था, उसमें अगर हम बात करते हैं परिशिष्ट 2 में रखने की इसको बात हुई थी, ना कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा कि यहां पर जो हम देखते हैं अपेंडिक्स 2 में रखने की बात हुई थी, इंक्लूड करने की बात की गई थी। 18 कॉन्फ्रेंस में प्रस्ताव रखा गया था लेकिन अपेंडिक्स 2 में, ऐसे में जो स्टेटमेंट हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल 2021 इज एम्ड एट इंप्लीमेंटिंग कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ wild flora and fauna and seeks to expand the number of species protected by the convention। वन्य जीवन संशोधन विधेयक 2021 का उद्देश्य वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करना और कन्वेंशन द्वारा संरक्षित प्रजातियों की संख्या का विस्तार करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, जहां पर हम वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं, जहां पर वो क्या कर रहा है, वन्य जीव और वनस्पति के लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कन्वेंशन को लागू करना है। ठीक है, उसे लागू करने की बात की जा रही है ताकि उन प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है। इसमें पूछा क्या गया, ऊपर दिए कथनों में से कौन से गलत है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 ओनली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रैफिक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रैफिक इज अ लीडिंग, हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। ट्रैफिक इज अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स एज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड मॉनिटरिंग नेटवर्क। ट्रैफिक एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन है जो वन्य जीव व्यापार और निगरानी नेटवर्क के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा कि मेनली ट्रैफिक किस पर काम कर रहा है, ठीक है, वन्य जीव व्यापार और निगरानी पर ये नजर रखता है, उसके नेटवर्क पर नजर रखता है। कैंपेन सच एज डोंट बाय ट्रबल, वांटेड अलाइव सीरीज, ईट राइट मूवमेंट्स आर इनिशिएटेड बाय ट्रैफिक, ठीक है। जो डोंट बाय आपका ट्रबल है वो भी किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ट्रैफिक के द्वारा। वांटेड अलाइव जो सीरीज है वो भी आपकी ट्रैफिक के द्वारा, लेकिन जो ईट राइट मूवमेंट है वो आपका किसके द्वारा, ईट राइट मूवमेंट ट्रैफिक के द्वारा नहीं शुरू किया गया है, ये एफएओ वगैरह के द्वारा शुरू किया गए थे, जो हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ईट राइट मूवमेंट को आप हटा दीजिए तो ये स्टेटमेंट जो हमारा है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, करंटली ट्रैफिक डजंट हैव एनी कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्रैफिक का बिल्कुल भारत के सरकार के साथ बिल्कुल कोलैबोरेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बस यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो केवल 2, 1 and 3, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 ओनली, ठीक, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोमा तकनीक की चर्चा निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाती है। मेथड फॉर एस्टिमेटिंग, ठीक है, बोमा टेक्नोलॉजी किस सिचुएशंस के लिए रखा गया है। मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द अबंडेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, वन्य जीव आबादी की बहुतायत और घनत्व का अनुमान लगाने की विधि। क्रिप्टो प्रिजर्वेशन टेक्निक फॉर फिशेस, मछलियों के लिए क्रिप्टो संरक्षण तकनीक। अर्बन अफॉरेस्टेशन मेथड बाय टर्निंग समवन्स बैकयार्ड इनटू अ फॉरेस्ट, किसी के जंगल में जो जंगल का एरियाज है वहां पर अगर अपन यहाँ बात करें तो बदलकर शहरी वनीकरण विधि। कैप्चरिंग एंड ट्रांसलोकेटिंग एनिमल्स, जानवरों को पकड़ना और स्थानांतरित करना। तो मेनली जो आपकी बोमा तकनीक क्या है, एक प्रकार से जानवरों को पकड़ के दूसरी जगह स्थानांतरित करने की तकनीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जानवरों को पकड़ना और स्थानांतरित करना, कैप्चरिंग एंड ट्रांसलोकेटिंग एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरियस अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। पहला देखते हैं। अर्थ आवर इज अ ग्लोबल मूवमेंट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन स्टार्टेड इन 2007 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अर्थ आवर जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए 2007 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक आंदोलन है। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था, इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। 2007 में बिल्कुल आया था अर्थ आवर, लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी थी, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अर्थ डे इज ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड बाय द अर्थ डे ORG विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली नोन एज अर्थ डे नेटवर्क। बिल्कुल पृथ्वी दिवस का जो वैश्विक स्तर पर अर्थ डे ORG द्वारा समन्वित किया जाता है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे पहले अर्थ डे नेटवर्क के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रन्स फॉर 2021 to 2030 इज को-लेड बाय 2 एजेंसीज नेमली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। परिस्थिति तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 में 2030 तक चलता है, जिसका नेतृत्व में 2 एजेंसियां संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व जन वन्यजीव कोष द्वारा किया गया है। मिलकर यहाँ पर हम देखें तो ये यूएनडीपी द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, ठीक है। इसे मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा चलाया जा रहा था, यूएनईपी द्वारा चलाया जा रहा था, कि ना कि डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला और हमारा थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो यहाँ पर पूछा गया है कौन से सही है कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं सेकंड हमारा करेक्ट है, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। UNFCCC की बात कर रहे हैं, जो हमारा जलवायु परिवर्तन को लेकर 1992 में जो सम्मेलन हुआ था, उसके बाद UNFCCC का जन्म हुआ, ठीक है। तो उसमें उसको लेकर स्टेटमेंट देखते हैं। इट हैज बीन रेटिफाइड बाय ऑल द कंट्रीज एंड हैज यूनिवर्सल मेंबरशिप, इसे सभी देशों द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसकी सार्वभौमिक सदस्यता है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल लगभग सारी कंट्रीज द्वारा तो इसे क्या किया गया, रेटिफाई किया गया, इसका रेटिफिकेशन किया गया है। लेकिन हम बात करते हैं तो कई बार ये जो स्टेटमेंट है वो पार्शली हमारा करेक्ट होता है और पार्शली इनकरेक्ट होता है, क्योंकि बहुत से अभी भी ऐसे देश हैं जो ये पर्टिकुलरली UNFCCC के रेटिफिकेशन को या उनको यूनिवर्सल मेंबरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट माना जाएगा। इट इज द प्राइमरी मल्टीलैटरल ट्रीटी गवर्नमेंट एक्शंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज को लेने के बाद ये शुरू हुई थी, इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, जो हमारी हर साल जो कॉप्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, इसके द्वारा इनको लगाया जाता है। तो नॉर्मली क्लाइमेट चेंज को लेकर ये लाया गया था। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। द पार्टीज टू द कन्वेंशन मीट एनुअली टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज
और कॉप टू रिव्यू द प्रोग्रेस अंडर कन्वेंशन, कन्वेंशन के तहत प्रगति की समीक्षा करने के लिए कन्वेंशन के पक्षकार सालाना कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज कॉप में मिलते हैं। तो बिल्कुल मैंने पहले भी आपको बताया कि UNFCCC किसके द्वारा 1992 में आया था और इन्होंने 1990 इसमें ये बात हुई थी कि हम क्या करेंगे, हर साल अब क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साथ बैठेंगे, सम्मेलन करेंगे कहीं ना कहीं, और उसका जो काम संभालने का काम रहेगा वो किसका रहेगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का रहेगा। तो 1995 से जो है आपके कॉप 1 कॉप 2 जैसे आप जो क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हो 1997 में, वो सब UNFCCC के द्वारा ही कराया जाता है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट होंगे, फर्स्ट जबकि इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 2 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इंडेक्स एंड देयर पब्लिशर्स, निम्नलिखित सूचकांक और उनके प्रशासकों पर विचार करें। ठीक है, पहला दिया हुआ है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा नहीं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिया हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे नहीं किया जाता। ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की बात करते हैं तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी हो जाएगी। क्लाइमेट चेंज को लेकर अपन बात करते हैं, परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है। ठीक है, इमिशन गैस रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल जो हमारा क्या होता है, इमिशन जो गैस रिपोर्ट आती है वो सर्जन अंतराल रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व ऊर्जा आउटलुक जर्मन वॉच द्वारा, और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो विश्व आर्थिक मंच। तो हमारे फर्स्ट और जो सेकेंड है वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, जबकि हमारा जो इमिशन गैस रिपोर्ट है वो UNEP द्वारा ही जारी किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आप जानते हो जर्मन वॉच द्वारा नहीं जारी किया जाएगा, इसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया जाएगा। ठीक है, और जबकि आपका जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस है वो आपको एक प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जैसे कि जर्मन वॉच वगैरह द्वारा जारी किया जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड हमारे इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। विच ऑफ द ऑप्शंस आर गिवन बिलो इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट पूछा है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो आंसर है 1 and 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following pairs with reference to finance mechanism and ordination which funds its are correctly matched, बिल्कुल मैचिंग नहीं करनी है, पहले से आप सामने करेक्ट जुड़े हुए हैं, बताना है कौन कौन से यहाँ पर आपके करेक्टली मैच हैं। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड क्योटो प्रोटोकॉल, जो विशेष जलवायु परिवर्तन कोष है वो आपका किसके, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा शुरू किया गया। दूसरा अनुकूल दिया हुआ है एडाप्टेशन फंड, अनुकूल कोष जो है UNFCCC द्वारा जारी किया गया है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड वर्ल्ड बैंक और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी रियो अर्थ समिट द्वारा जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो GF की जो शुरुआत है वो आपको मुख्य रूप से कहां से दिखाई देती है, बिल्कुल रियो अर्थ समिट में स्टार्ट हुआ था। जलवायु जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, जलवायु निवेश कोष है वो भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों सही हो जाएंगे। एडाप्टेशन फंड जो है UNFCCC द्वारा नहीं आया था। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो स्टार्ट किया था, क्योटो प्रोटोकॉल तो बहुत शुरुआत में हमारे क्या हुए थे, ये आपके कॉप हुए थे, जो प्रोटोकॉल्स हुए थे 1997 में हुआ था। तब उस टाइम पर जो हमने क्या किया था, ग्रीन हाउस गैसेस को बैन किया था। यहाँ पर हमने अभी फिलहाल इसी प्रकार के फंड्स वगैरह की बात नहीं की थी, ये आगे चलकर जो 2009-10 के टाइम पर क्या हुए थे, हमारे कॉप्स हुए थे, वहां पर इनकी बात हुई थी। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, जबकि हमारा थर्ड और फोर्थ जो है वो आपके सही हो जाएंगे। ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ जो है वो हमारे क्या है, करेक्ट है। सही उत्तर चुनने कौन से स्टेटमेंट देखो, तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रामसर कन्वेंशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रामसर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। It is an intergovernmental treaty that provides the framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources. यह एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। बिल्कुल जो रामसर कन्वेंशन है वो आपका 1971 में आया था। ठीक है, हम पर बात करते हैं 1971 में आया था, जो कि वेटलैंड्स को लेकर क्या करता है, संरक्षण प्रोवाइड कराता है, उनके संसाधनों पर नजर रखता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू द कन्वेंशन आर प्रोवाइडेड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, तो कन्वेंशन को प्रशासनिक सेवाएं बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा प्रदान की जाती है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अलग से आपकी सेक्रेटरिएट ये बनाया गया है, रामसर सेक्रेटरिएट है जो यूएन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। पूछा क्या गया, कौन से कथन सही है, करेक्ट है, तो यहाँ पर हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is not the criteria for identification of wetlands of the national importance under रामसर कन्वेंशन? रामसर कन्वेंशन के तहत राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है?
इफ अ साइट रेगुलरली सपोर्ट 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स, यदि कोई साइट नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जल पक्षियों का समर्थन करती है, ये रामसर कन्वेंशन से ही संबंधित है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही होगा। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिसके बेसिस में पर्टिकुलरली वेटलैंड्स चूज की जाती हैं, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। इफ अ साइट रेगुलरली सपोर्ट 10% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स, यदि कोई साइट नियमित रूप से जल पक्षियों के एक प्रजाति और उप प्रजाति की 10% व्यक्तियों का 10% जो वहां पर स्पीसीज है उनके बारे में बताती है, उनकी पॉपुलेशन के बारे में बताती है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट ही यहां पर करेक्ट है। इफ अ साइट सपोर्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ए इंडिजिनस फिश सब स्पीसीज और फैमिलीज तो यहाँ पर यदि कोई साइट देसी मछली या उप प्रजातियों परिवारों या एक महत्वपूर्ण अनुपातों का समर्थन करती है, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। इफ अ साइट सपोर्ट्स वल्नरेबल एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, यदि कोई साइट कमजोर, लुप्त प्राय या गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के खतरे में पड़े पारिस्थितिकी समुदायों का समर्थन करती है, तो उसे आप वेटलैंड्स के रूप में यहाँ पर पूछा गया है रामसर कन्वेंशन के लिए, राष्ट्रीय महत्व के लिए, वेटलैंड्स की पहचान करने के लिए। तो आज के टाइम पर हम ये देखें तो ये जो चारों ही कंडीशन है वो चारों ही आपकी आज के टाइम पर लागू होती हैं। तो ये इसमें से चारों से ऐसे उसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो क्राइटेरिया मैच नहीं करता है या इससे मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके सही है, इसमें से कोई भी आपका स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट, कोई भी क्राइटेरिया इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि पहले जो था वो आपका ये पर्टिकुलरली लुप्त प्राय प्रजातियां, गंभीर रूप से प्रजातियां नहीं देखी जाती थी। ठीक है, आज के टाइम पर इन्हें भी ध्यान में रखकर वेटलैंड्स चूज की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चारों सही है, तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका गलत नहीं है। पहले के अगर बेसिस में देखिए, पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो यहाँ पर आपके अब चारों ही क्राइटेरिया यहाँ पर लागू होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। वन बहाली के संबंध में देखते हैं। द बॉन्ड चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बॉन्ड चैलेंज भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था। The UN Environment Program coined the term forest landscape restoration as a framework for managing landscape, complementing with forest conservation and sustainable management। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने परिदृश्यों के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा के रूप में वन परिदृश्य बहाली शब्द गढ़ा, जो वन संरक्षण और सतत प्रबंधन दोनों के पूरक माने जाते हैं। तो तीसरा, फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी एंड एनहांसिंग ह्यूमन वेल बीइंग अक्रॉस डिफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हमारा वन परिदृश्य बहाली है, वनों की कटाई, छीण वन और प्रदेश पारिस्थितिकी कार्य क्षमता के पुनः प्राप्त करने की, मानव कल्याण को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट तो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो आपका फॉरेस्ट रिस्टोरेशन को लेकर जब बात की जाती है तो आप बिल्कुल स्टेटमेंट जानते हो कि वनों की कटाई को या उनको रोकने की, उनको पुनः प्राप्त करने की क्षमताएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने परिदृश्यों के प्रबंधन के लिए एक रूपरेखा के रूप में वन परिदृश्य बहाली शब्द गढ़ा है, जो वन संरक्षण और सतत प्रबंधन को दोनों को पूरक करता है। तो बिल्कुल ये जो यूएनईपी प्रोग्राम द्वारा है उससे क्या किया गया है, इस प्रकार के शब्द को गढ़ा किया गया है। ठीक है, मेनली पहले ये वर्ड नहीं मिलता था, अभी ये माना जाता है कि पर्टिकुलरली ये वर्ड नहीं है, लेकिन अभी एक स्टेटमेंट के बेसिस में इन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, तो इसे पार्शियली करेक्ट और इनकरेक्ट के रूप में अपन देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो इनके यूएनईपी द्वारा जो पर्टिकुलरली उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो एक्ट्स बनाए गए हैं वहां पर आपको ये वर्ड तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसे पार्शली करेक्ट और इनकरेक्ट के रूप में देख सकते हैं। तो ऑल ओवर जब पार्शली करेक्ट या इनकरेक्ट की बात आती है तो मेनली इसे इनकरेक्ट के रूप में देख लिया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ठीक है, क्योंकि कई बार जो होते हैं स्टेटमेंट जो होते हैं बिल्कुल कवर अप होने चाहिए अगर आपका क्योंकि जो आंसर है, ये जो स्टेटमेंट हमारा वो पर्टिकुलरली किस पर बेस्ड है, आपके फैक्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट पर्टिकुलर ये जो वर्ड है, ये टर्म वहां पर क्वाइन नहीं किया गया है। ठीक है, द बॉन्ड चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो बॉन्ड चैलेंज है वो भारत सरकार या संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया। तो इसे बॉन्ड चैलेंज को भारत सरकार यूएनईपी द्वारा शुरू नहीं किया गया। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा गया कौन से सही है, तो सिर्फ केवल 3 सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3, ओनली 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? The Indian Space Research Organization, Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare in collaboration with Niti Aayog, United Nations Environment Program UNEP association with the Food and Agriculture Organization, the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change in collaboration with Greenpeace Radio। ठीक है, तो इसके अगर हम देखें तो इसे इसरो द्वारा, ठीक है, पर्टिकुलरली आपका जो भारत का ये एटलस है इसरो द्वारा जारी किया जाता है। इसरो का कौन सा हमारा जो अहमदाबाद में हमारा सैटेलाइट
सैटेलाइट सेंटर है, ठीक है, पर्टिकुलरली अहमदाबाद में जो SAC है, ठीक है, उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, सॉरी हमारा जो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर है उनके द्वारा ये क्या किया जाता है, ये अहमदाबाद में है, उनके द्वारा ये जारी किया जाता है, ये इसरो के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो ये जो पब्लिकेशन है डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस का, वो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following agreements or convention has a bearing on biomedical waste? निम्नलिखित में से कौन सा समझौता या सम्मेलन बायोमेडिकल अपशिष्ट से संबंधित है? पहला दिया हुआ है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है वो भी आपका इसी से संबंधित है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो बायोमेडिकल, अगर हम बात करते हैं प्रदूषण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो इसमें आती है, स्टॉकहोम कन्वेंशन की है। मिनेमाटा कन्वेंशन जो कि आपका पारे से रिलेटेड है, जिसमें आप बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में देखते हो। तो हमारे तीनों ये जो कन्वेंशन है वो आपके किससे संबंधित है, बायोमेडिकल वेस्ट से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3, 2, 3, 1 एंड 1, 2, 3। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following statement correctly defines evergreen revolution? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदाबहार क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? It is to increase the production of crops, double farmers' income, and maintain environmental sustainability by using high-yielding seeds, whilst educating the farmers about informative एंड कम्युनिकेटिव टेक्नोलॉजीज, ICT के बारे में। इसका उद्देश्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना, किसानों को आय को दोगुना करना और उच्च उपज वाले बीजों का उपयोग करके पर्यावरणीय स्थिति बनाए रखना, और साथ ही किसानों को सूचनात्मक और संचार प्रौद्योगिकियों के बारे में शिक्षित करना है। Revolution refers to the significant changes in agriculture when there is invention, discoveries or new technologies implemented. क्रांति का तात्पर्य कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जब आविष्कार, खोज या नई तकनीकें लागू की जा सकती हैं। It refers to productivity improvement in the perpetuity, ठीक है, perpetuity without ecological and social harm। इसका तात्पर्य पारिस्थितिकी और सामाजिक नुकसान के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है। It is the second green revolution with a higher impetus in technological and एडवांसमेंट फॉर इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। यह फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए तकनीकी उन्नति और उच्च प्रोत्साहन की दूसरी हरित क्रांति के लिए है। मुख्य रूप से जहां पर तकनीकी हमारे शब्द आ रहे हैं वहां पे अगर हमें छोड़ दे तो पर्टिकुलरली जो सही ढंग से बिल्कुल करेक्टली अगर ये डिफाइन करता है तो अपन देखते हैं क्या इसका जो तात्पर्य है वो किससे रिलेटेड है, पारिस्थितिकी और सामाजिक नुकसान के बिना उत्पादकता में निरंतर क्या करना है, हमें सुधार से है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रेफरेंस टू हाइब्रिड सीड मिनी किट्स consider the following statement. The Union Ministry of Agriculture and Farmer Welfare will distribute the hybrid seed mini kits at nominal rates all over the country. हाइब्रिड बीज जो मिनी किट के बारे में देखते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा पूरे देश में नाम मात्र दरों पर हाइब्रिड बीज मिनी किट वितरित किए जाते हैं, वितरित करेगा। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट हमारा सही है। द प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। इसकी यह जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन और तेल पाम योजनाओं के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट होते हैं। तो ये जो कौन सा सही पूछा गया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CIM पीताम्बर इज रिसेंटली इन द न्यूज इन रिलेटेड टू। हाल ही में खबरों में रही CIR पीताम्बर किससे संबंधित है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ टर्मरिक, हल्दी की एक उच्च उपज देने वाली किस्म है। ठीक है, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर हम ये बात करें तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार की हाई यील्डिंग वैरायटी है टर्मरिक की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिसेंटली द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज डेवलप्ड हरित धारा फॉर द पर्पज ऑफ। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए हरित धारा विकसित किया है। ठीक है, हरित धारा किससे संबंधित है? मिनिमाइजिंग सॉइल पोल्यूशन बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल मैन्योर्स, बायोडिग्रेडेबल खादों का उपयोग करके मृदा प्रदूषण को कम करना। प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू द फार्मर्स फॉर यूजिंग सोलर पावर इन पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों की कटाई के बाद सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसानों को सब्सिडी प्रदान करना। मिनिमाइजिंग कैटल मीथेन इमिशन बाय डेवलपिंग एंटी मेथनोजेनिक फीड सप्लीमेंट, एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट विकसित करके मवेशियों के मीथेन उत्सर्जन को कम करना है। तो बिल्कुल जो आपका हरित धारा है वो आपका किससे संबंधित है? आपका जो ये पर्टिकुलरली मिनिमाइजिंग कैटल मीथेन इमिशन है, किससे? जो आपके कैटल्स होते हैं उनमें क्या करना है, इस प्रकार के मीथेन उत्सर्जन को कम करना मवेशियों में। तो इस प्रकार की जो उनकी फीड्स होती है, फीड सप्लीमेंट होते हैं, उन्हें दिया जाते हैं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। It is a central sector scheme to inject formal credit into the farm and farm processing based activities। यह कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों में
औपचारिक ऋण देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। जो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो क्या करता है, एक प्रकार से सेंट्रल, जहां पर वो क्या करता है, इस प्रकार से क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर एलिजिबल फॉर फाइनेंसिंग अंडर दिस स्कीम। किसान उत्पादक संगठन के संघ और स्वयं सहायता समूह जो है इस संघ की इस योजना के लिए क्या वित्त पोषण के लिए पात्र है, बिल्कुल एलिजिबल है। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होते हैं। तो कौन से कथन सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपिंग प्रोग्राम सीडीपी। बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एम्ड एट ग्रोइंग एंड डेवलपिंग आइडेंटिफाइड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर टू मेक देम ग्लोबली कम्पिटिटिव। यदि यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पहचाने गए बागवानी क्लस्टरों को विकसित करना और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बिल्कुल हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टर्मरिक फ्रॉम वेस्ट जैंतिया हिल्स इज वन ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट ऑफ द डेवलपमेंट अंडर दिस प्रोग्राम एट द पायलट फेज, ठीक है। जब शुरुआत इसकी की गई थी तो पर्टिकुलरली ये जो स्कीम या हॉर्टिकल्चर क्लस्टर स्टार्ट किया गया तो उसमें आपकी जो पश्चिमी जो जैंतिया हिल्स है उससे हल्दी को क्या किया गया था, पायलट चरण के अंतर्गत इसमें रखा गया था, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर द टर्म्स कोदो, कुटकी, कोकम, कुट्टू आर रिलेटेड टू। आप जानते हो कि जो कोदो कुटकी है वो एक प्रकार के क्या है, मोटे अनाज है, मिलेट्स के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, वेराइटीज ऑफ मिलेट्स, ठीक है, यहाँ पर देख लो वेराइटीज ऑफ मिलेट्स दिया हुआ, मेथोडोलॉजी ऑफ राइस कल्टीवेशन, वैरायटीज ऑफ राइस कल्टीवेशन, ठीक है। तो कोदो कुटकी आपका मिली, आप कोई भी नाम अगर सुनो ना सुनो, लेकिन आप जो कोदो कुटकी है जो आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी अच्छा होता है, तो ये आपकी क्या है, एक प्रकार से भारत में उगाई जाने वाली बाजरा की किस्म, एक प्रकार से मिलेट्स हैं, एक प्रकार के कोदो कुटकी, कोदो और कुटकी अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो आपके एक प्रकार से मिलेट्स हैं। इसी के लिए आपको आप देखते हो कि 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द एंटोमोफेथेजोनिक फंजाई। एंटोमोफेथेजोनिक कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहां पर देखें तो एंटोमोपैथोजेनिक कवक जो है मिट्टी में रहने वाले कवकों का एक समूह है जो कीटों को संक्रमित करते हैं और उनके शरीर में घुसकर उन्हें मार देते हैं, अंततः उन्हें खा जाते हैं। पर्यावरण और खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण कृषि के क्षेत्र में कीटों को माइक्रोबायो कंट्रोल में एंटोमोपैथोजेनिक कवक का अनुप्रयोग अत्यधिक महत्व रखता है। एंटोमोपैथोजेनिक कवक वर्तमान में दुनिया भर में आर्थ्रोपोडा कीटों की एक विस्तृत श्रृंखला विशेष रूप से संरक्षित फसलों या खेत की फसलों से कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपरोक्त में से सभी कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जो एक फंजाई है ग्रुप जो कि क्या करता है, सॉइल में होता है, दैट इन्फेक्ट इंसेक्ट बाय पेनिट्रेटिंग देयर क्रिटिकल टू पेनिट्रेट देयर बॉडीज टू इवेंचुअली किल देम एंड फीड ऑन देम। तो बिल्कुल जो आपका ये पहला फंजाई है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट उसके कार्य के रूप में देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई इज माइक्रोबायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर is of immense significance because of environmental and food safety concern। हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है और इसी प्रकार से हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर जो है हमारे वो करेक्ट होते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो है इसके कंट्रोल और वाइड रेंज के लिए एंथ्रोपॉड पेस्ट वगैरह बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रंजीत सवन, स्वर्ण सवन, बहादुर सवन समटाइम्स सीन इन द न्यूज आर रिलेटेड टू। रंजीत किससे संबंधित है, एक प्रकार से अपन देखें तो कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा होगा, किसी प्रकार की हमारी खेती से, जो पर्टिकुलरली किसी प्रकार का अनाज है उससे जुड़ा होगा, ठीक है। तो रंजीत सवन जो आप नाम सुनते हो वो मेनली आपका किससे आ जाता है, आपके चावल से संबंधित आ जाता है। तो देखते हैं क्या है। साल्ट वाटर रेजिस्टेंस राइस वेराइटीज एक्सपोर्टेड बाय सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के निर्यात की गई खारे पानी प्रतिरोधी चावल की किस्में हैं। एप्लीकेशन डेवलप टू मॉनिटर राइस फील्ड्स बाय सीडेक, सीडेक द्वारा चावल के खेतों की निगरानी के लिए विकसित अनुप्रयोग है। फूड रेजिस्टेंस पैडी वेराइटीज डेवलप्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्में हैं। ग्रीन मैन्योर डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित हरी खाद है। तो मेनली ये किससे संबंधित है, आपके चावल की किससे संबंधित है, धान की किससे संबंधित है, और इससे क्या वही
बाढ़ प्रतिरोधी बनाया गया था, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक प्रकार की क्या है, बाढ़ प्रतिरोधी धान की किस्में। आप वैसे भी जानते हो कि जो हमारी धान है वो कहां पर उगाई जाती है, जहां पर ज्यादा वर्षा या ज्यादा पानी होता है, लेकिन कई बार जब पानी बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है तो ये चावल की जो फसलें वो सड़ सकती हैं, तो ऐसे में क्या किया गया, इसे बाढ़ प्रतिरोधी बनाया गया। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक Kisan. Biotech Kisan that aims to empowering farmers, especially women farmers, is a joint initiative of the Ministry of Agriculture, Farmers Welfare and the Ministry of Rural Development. Biotech Kisan जिसका उद्देश्य किसानों को विशेष रूप से महिला किसानों को सशक्त बनाना है, कृषि और किसान मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है बायोटेक कृषि इनोवेशन ऑफ साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स इन इंडिया इन फेज्ड मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं, जो बायोटेक कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क को भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। अगर हम जो पहले की बात करते हैं तो बायोटेक किसान जो है वो तो फार्मर्स को एम्पावरिंग, फार्मर्स मतलब क्या करता है, एम करता है कि उस एम्पावर किया जा सके फार्मर्स को, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत नहीं रखा गया है, ये आपका साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड सही है, तो जो इसका आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑपरेशन ग्रीन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना का उद्देश्य केवल 3 फसलों टमाटर, प्याज और आलू की निर्बाध आपूर्ति और उनके मूल्य से संबंधित मुद्दे हैं। ठीक है, द स्कीम एम्स टू अनहिंडर्ड सप्लाई ऑफ 3 क्रॉप्स टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, ओनली द इशू रिलेटेड टू प्राइस ऑफ देम। मेनली जो आपका सबसे पहले जो स्कीम स्टार्ट हुई थी ऑपरेशन ग्रीन, वो आपके यही 3 फसलें शामिल थी, लेकिन आज के टाइम पर इसमें अन्य जो आपकी वार्षिक फसलें हैं वो भी शामिल कर दी गई हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस योजना को लागू किया जा रहा है। मेनली जो मिनिस्ट्री ऑफ आपके एनवायरमेंट से संबंधित रिलेटेड है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, नाइदर 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेड प्रोजेक्ट नेम टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स इन मिजोरम इज रिलेटेड टू। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना जिसका नाम मिजोरम में सतत कृषि मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए तकनीकी सहायता और किससे संबंधित है। बर्ड्स आई मिर्च की खेती, राज्य में अदरक का उत्पादन बढ़ाना, एकीकृत फसल पशुधन खेती प्रणालियों को सहायता करना, बेहतर झूम प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को समर्थन करना। कल्टीवेशन ऑफ बर्ड्स आई चिलीज, increase the production of ginger in the state, assistance of integrated crop livestock farming system to support local communities in improved झूम मैनेजमेंट। तो मेनली ये किससे संबंधित है, आपके झूम कृषि से संबंधित है, तो जिसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कृषि उपज को सही ढंग से परिभाषित करता है। एग्रीकल्चर यील्ड, क्वांटिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड, प्रति इकाई भूमि पर उत्पादित फसल की मात्रा। तो पर्टिकुलरली एक लैंड है उसमें कितना क्या हो रहा है, मुख्य रूप से उत्पादन फसल का हो रहा है, इसे ही आप क्या बोलते हो, कृषि उपज बोलते हो, कि एक ऐसा क्षेत्र जो एक प्रति इकाई क्षेत्र है उसमें उत्पादन क्या पर हो रहा है। तो अगर हम देखें तो इसका जो आंसर है वो पहला ही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि मेनली आपको यहाँ पर डेफिनेशन पूछी जा रही है और सीधे सीधे एग्रीकल्चर यील्ड की डेफिनेशन दी हुई, क्वांटिटी ऑफ अ क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ लैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक, which of the following statement incorrect with respect to the system of fog ponics in agriculture। कृषि में फॉग पोनिक्स की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इट इज द सब टेक्निक ऑफ एरोपोनिक्स वेयर फॉग इज यूज्ड टू क्रिएट अ कांस्टेंट न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट फॉर प्लांट रूट्स। यह एरोपोनिक्स की एक उप तकनीक है जहां पौधों की जड़ों के लिए निरंतर पोषक तत्वों से भरपूर वातावरण बनाने के लिए कोहरे का उपयोग किया जाता है। द प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर ऑक्सीजनेटेड बाय एन एयर पंप इन दिस टेक्निक। इस तकनीक में पौधों को वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन युक्त पानी से ऑक्सीजन मिलती है। द प्रोसेस ऑफ फॉग पोनिक्स इज मॉनिटर्ड थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंड्यूस्ड प्रोग्रामिंग। फॉग पोनिक्स की प्रक्रिया निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेरित प्रोग्राम के माध्यम से की जाती है। उपरोक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। जो फॉग पोनिक्स आज के टाइम पर अपन देखते हैं इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आज के टाइम पर क्या हो रहा है, जो आपके फॉग पोनिक्स है वो किससे रिलेटेड हो जाते हैं, वो एक तकनीक है जो पौधे की जड़ों के लिए निरंतर पोषक तत्वों में भरपूर वातावरण की कोहरे। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। इस तकनीक में पौधों के वायु पंप द्वारा ऑक्सीजन युक्त पानी को ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। मेनली अभी आज के टाइम पर इसमें एआई की बात की जा रही है, लेकिन अभी एआई इसमें स्टार्ट हुआ नहीं है, तो हमारा जो स्टेटमेंट सी है वो इनकरेक्ट होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन एजी वैश्विक पर्यावरण लाभ के लिए भारतीय कृषि में परिवर्तन और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यावरणीय लाभों को प्राप्ति का समर्थन करने और महत्वपूर्ण जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए भारत में कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी बदलाव को प्रेरित करता है। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू कैटलाइज ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर टू सपोर्ट अचीवमेंट ऑफ द नेशनल एंड ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कंजर्व क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट लैंडस्केप। दूसरा दिया हुआ है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा जीईएफ की सहायता से परियोजना शुरू की थी। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कोलैबोरेशन के साथ, किनके साथ, एफएओ के साथ, ठीक है, और जीईएफ के साथ। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। तीसरा अपन देखते हैं, कैबिन लामजाओ नेशनल पार्क ऑफ मणिपुर इज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप अंडर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, मणिपुर के कैबिन लामजाओ को, राष्ट्रीय उद्यान को, इस परियोजना के तहत संरक्षण मूल परिदृश्यों में एक रूप में नामित किया गया। ठीक है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट चालू हुआ था ग्रीन एजी, उसके अंतर्गत 5 हमारे क्या आते हैं, मुख्य रूप से आपके अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटीज एरियाज हैं वो आते हैं, उसमें से हमारा कैबिन लामजाओ शामिल नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित पूसा एफएसएफ किससे संबंधित है? मवेशियों के लिए उच्च उपज देने वाले चारा किस जो न्यूनतम पानी की आवश्यकता में विकसित हो सकते हैं? दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए धान की पराली के इन सितु प्रबंधन के लिए तंत्र, ऑन फॉर्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कृषि केंद्र, और चौथा दिया हुआ है कृषि केंद्रित स्टार्टअप के लिए फंड। तो मुख्य रूप से एक प्रकार का जो हमारा पूसा एफएसएफ है वो क्या है, एक प्रकार से हम देखते हैं तो ये वन फार्म ग्रीन एनर्जी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। ठीक है, जहां पर क्या किया जाता है, नॉर्मली जितने भी हमारे फार्म्स चलाए जाते हैं वहां पर इन्हें स्टोर वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण आरकेवीवाई रफ्तार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका उद्देश्य कृषि और संबंध क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है ताकि वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करके और व्यवसाय ऊष्मायन की प्रणाली का पोषण करके कृषि उद्यमिता और कृषि व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा सके। योजना के तहत दी गई धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, जो हमारी कृषि और संबंध क्षेत्र से परियोजना है, जो हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ठीक, उसके तहत अगर अपन देखें तो एक एग्रीकल्चर, जहां पर अपन क्या देखते हैं, ठीक है, कि इसका जो उद्देश्य है वो बिल्कुल किससे संबंधित है, एम टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू प्रमोट एग्रीप्रेन्योरशिप। ठीक है, उसके अलावा जो दिया गया है कि जो फंड्स होते हैं, ठीक, यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की, ठीक, जहां पर अपन इसे क्या बोल रहे हैं, ठीक, तो वहां पर देखते हैं फंड्स जो ग्रांट किए जाते हैं आज के टाइम पर क्या होने लगे हैं, ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफर होने लग गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अपन बात करते हैं आज के टाइम पर वाउचर्स स्टार्ट हो गए हैं कि पर्टिकुलर जिस चीज के लिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई चीज दी जा रही है तो उस पर वाउचर बेस्ड हो गया है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो ये पार्सली हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ओनली 1। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रमाणित जूट बीज कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जूट के लिए बेहतर खेती और उन्नत सड़ांध अभ्यास कार्यक्रम के तहत प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना शुरू की है। जूट किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल और असम में जूट के लिए बेहतर खेती और उन्नत सड़ांध अभ्यास जूट आई केयर शुरू किया गया था। बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल है और असम है वहां पर जूट की खेती अच्छी खासी होती है। ऐसे में जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारा सही होगा। इसके अलावा अपन देखते हैं इसमें जो रोल है वो आपको एमएसएमई का नहीं दिखाई देता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दिखाई देता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम ये देखें तो योजना जो है प्रमाणित जूट बीज कार्यक्रम जो है वो हमारे एमएसएमई उद्यम मंत्रालय से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो सेकंड इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मधु क्रांति पोर्टल, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मधु क्रांति पोर्टल राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड की तहत की एक पहल है जिसका उद्देश्य शहद की गुणवत्ता बनाए रखना और इसकी मिलावट को रोकना है। तो बिल्कुल मधु क्रांति पोर्टल जो है वो किससे संबंधित है, नाम से ही पता चलता है, वो मधुमक्खी बोर्ड द्वारा क्या किया गया, शहद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इसे लाया गया है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही होगा। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास के लिए तकनीकी साझेदार भारतीय बैंक है। हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही होंगे, तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सतत कृषि कार्यसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतत कृषि नीति कार्यसूची पोलैंड के कैटाविस यूएनएफसीसीसी के कोप 24 में 2018 में भाग लेने वाले देशों द्वारा तय की गई प्रमुख कार्य प्रतिज्ञाओं में से एक है। 27 देशों ने इस कार्यसूची में हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने इस पहल में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विश्व बैंक ने अपनी जलवायु कार्य योजना के माध्यम से 2025 तक सालाना जलवायु में $25 बिलियन खर्च करने की प्रतिबद्धता को जताया है। ठीक,
अब अगर हम यहाँ पर बात करें कौन सी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, सही है, ठीक, तो अपन ये बात करते हैं नॉर्मली ये जो हमारा सतत कृषि नीति कार्यसूची है वो आपके COP 24 जो 2018 में, ठीक, उसके थ्रू नहीं आई थी, ठीक, तो और दूसरा हमारा दिया हुआ है 27 देशों में भारत शामिल नहीं है, तो हमारे दो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो विश्व बैंक को लेकर दिया हुआ है, जहां पर ये बोला गया है कि 2025 तक क्या करेंगे, $25 बिलियन दिए जाएंगे, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैविक खेती प्राकृतिक खेती से किस प्रकार भिन्न है। प्राकृतिक खेती में जैविक खाद और खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद आदि का उपयोग किया जाता है, जबकि जैविक खेती में मिट्टी में ना तो रासायनिक खाद डाली जाती है और ना ही जैविक खाद। मुख्य रूप से यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, प्राकृतिक खेती में ना क्या किया जाता है, ना ही मिट्टी में रासायनिक खाद डाली जाती है, ना ही जैविक खाद डाली जाती है, जबकि जैविक खेती में जैविक खाद उपयोग की जाती है और साथ में कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर आदि भी शामिल होता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है, जैविक खेती में जुताई, खाद मिलाना, निराई गुड़ाई आदि जैसी बुनियादी कृषि पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में सूक्ष्म जीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक खेती अभी भी भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता के कारण महंगी है, इसका आसपास में वातावरण पर पारिस्थितिकी प्रभाव पड़ता है, जबकि जैविक खेती एक बेहद कम लागत वाली खेती पद्धति है जो पूरी तरह से स्थानीय जैव विविधता के साथ ढली हुई है। ठीक, सेकंड जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि किस प्रकार की कृषि पद्धतियां, तो उसमें भी जुताई वगैरह, खाद मिलाना वगैरह होगा ही। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। प्राकृतिक खेती को लेकर बात करें तो प्राकृतिक खेती बिल्कुल जो आप देखते हो कि बहुत महंगी पड़ती है क्योंकि किसी प्रकार के खाद वगैरह नहीं मिल जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जैविक खेती जो है वो बहुत ज्यादा कम लागत वाली खेती है, इसमें भी एक जो है पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं खाद वगैरह में। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, कौन से सही है, ठीक है, तो केवल 2 सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चावल गहनीकरण की प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जबकि पारंपरिक बुआई के लिए खेत में लगातार पानी भरने की आवश्यकता होती है, चावल गहनीकरण की प्रणाली को केवल बीच बीच में सिंचाई की आवश्यकता होती है। चावल की सीधी बुआई विधि के विपरीत चावल गहनीकरण की प्रणाली सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक, तीसरा दिया हुआ है, चावल गहनीकरण की प्रणाली में नर्सरी बनाने के लिए आवश्यक बीजों की संख्या चावल की खेती की पारंपरिक विधि की तुलना में अधिक है। इनमें से कौन से सही है। मेनली अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल सोइंग रिक्वायर्स होता है वो फ्लडिंग रीड सिस्टम ऑफ राइस साइंटिफिकेशन नीड्स ओनली इंटरमिटेंट इरिगेशन, चावल की गहनीकरण प्रणाली में केवल बीच बीच में सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आंसर है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सीधी बुआई विधि के विपरीत चावल गहनीकरण की प्रणाली में सभी प्रकार की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है। पहली बात तो ये दोनों ही अगर अपन देखें सीधी बुआई और गहनीकरण, उन दोनों में ही जो है मिट्टी की उपयुक्तता दोनों के लिए अगर हम क्या देखते हैं विपरीत नहीं जाएगा, दोनों में मिट्टी की उपयुक्तता देखी जाती है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सॉरी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। उसके अलावा अपन देखते हैं द नंबर ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ नर्सरी इन सिस्टम राइस इंटेंसिफिकेशन इज हायर देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन। ठीक है, तो चावल की गहनीकरण प्रणाली में नर्सरी बनाने के लिए आवश्यक बीजों की संख्या चावल की खेती की पारंपरिक विधि की तुलना में अधिक है। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो पारंपरिक विधि की जगह अगर अपन देखें तो यहाँ पर संख्या के जो चावल है वो कम तो हो जाते हैं लेकिन इतने कम नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे में हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट होगा, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लेवेंडर की खेती के बारे में देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई बैगनी क्रांति का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में लेवेंडर की खेती को बढ़ाना है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अरोमा मिशन लेवेंडर तेल के निष्कर्षण में किसानों को रोपण सामग्री, आसवन इकाइयों और प्रशिक्षण प्रदान करता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में दक्षिण सिक्किम के यांगंग गांव में पहली बार केसर की सफल खेती देखी गई है। ठीक है, उपयुक्त में से कौन से सही है। तो मैं मुख्य रूप से अगर अपन देखें, ठीक है, तो ICAR द्वारा इसको नहीं चलाया गया है, इसे CSIR द्वारा चलाया गया है, पहली चीज। तो फिर दूसरा अपन देखते हैं यहाँ पर कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अरोमा मिशन लेवेंडर के तेल के निष्कर्षण से किसानों को रोपण सामग्री और सॉरी आसवन इकाइयों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में दक्षिण सिक्किम में यागांग गांव में पहली बार केसर की सफल खेती की गई। तो मैं मुख्यतः अगर अपन देखें तो केसर की जो पहली खेती देखी जाती है वो आपको कहां पर देखी जाती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में देखी गई। हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी हमारे जो 2 स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कृषि उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय ग्रीन हाउस गैस सूची के अनुसार चावल की खेती भारतीय कृषि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। धान के खेत में वायुमंडलीय नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन के मानव जनित स्रोत है जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। चावल की रुक रुक कर होने वाली बाढ़ या रुक रुक कर होने वाली सिंचाई से पानी, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन
कम होता है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे वो सही है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन देखते हैं यहाँ पर जो धान की खेती है, धान के खेत में वायुमंडलीय नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन के मानव जनित स्रोत हैं जो शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। चावल की खेती, चावल की रुक रुक कर होने वाली बाढ़ या रुक रुक कर होने वाली सिंचाई से पानी, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है, ये जो उत्सर्जन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अपन बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस सूची के अनुसार चावल की खेती भारतीय कृषि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ग्रीन हाउस गैस अगर अपन देखते हैं चावल की खेती से बिल्कुल मीथेन निकलता है अच्छा खासा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सबसे बड़ा स्रोत यही होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे अपन मवेशियों से देखते हैं, मवेशियों में भी क्या मीथेन वगैरह निकलता है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जो हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट सेकंड है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोग का विस्तार जो सदस्य देशों में सौर जल पंपिंग में यूज होता है, ठीक है, पंपिंग सिस्टम की तैनाती के माध्यम से किसानों को अधिक ऊर्जा तक और एक स्थायी सिंचाई समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है। निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो मुख्य रूप से सौर अनुप्रयोगों की बात हो रही है, सोलर सिस्टम की, हमारी सोलर एनर्जी की बात हो रही है। तो सोलर एनर्जी में देखेंगे तो सबसे बड़ा रोल किसका होगा? हमारे आईएसए का होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का होगा। तो जिसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल ठीक सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRI सेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है जो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। बिल्कुल हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। भारत में ने भारतीय क्षेत्र में संचालित होने वाले संयुक्त राष्ट्र संगठन के रूप में ICRI सेट के को एक विशेष दर्जा दिया है, जिससे एक विशेष प्रतिरक्षा और कर विशेषाधिकारों के लिए पात्र हो गया है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कृषि में जुताई की विभिन्न विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित विचार कीजिए। जुताई बीज के अंकुरण स्थापना फसलों की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए की जाती है। जुताई खेत से पानी के बहाव, मिट्टी के कटाव, ठीक है, मिट्टी के कटाव और को नियंत्रित करने में मदद करती है। देखो नॉर्मली आप जुताई आप सभी जानते होंगे, ठीक है, जो टिलेज होता है उसमें क्या किया जाता है? अंकुरण और अंकुरण स्थापना के और फसलों की वृद्धि के लिए क्या किया जाता है? एक प्रकार के ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद जुताई खेत से पानी के बहाव और मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। बिल्कुल हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा देखते हैं, जो जीरो टिल मिट्टी संरचना में समरूप होती है और इसमें जुताई की मिट्टी की तुलना में अधिक केचुए होते हैं। तो जीरो टिल में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पर जुताई की तुलना में यहाँ पर अधिक केचुए होते हैं। बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा। जीरो टिल एक विकासवादी अवधारणा है जिसका वर्तमान में भारत में अभ्यास नहीं किया जाता है। तो जीरो टिल ये जो अवधारणा है इसका भारत में क्या अभ्यास हो रहा है? तो ऐसे में हमारा फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। भारत में प्रचलित विभिन्न फसल पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही समय में एक ही खेत में अलग अलग पंक्ति व्यवस्था के साथ एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना मिश्रित फसल होती है, और पंक्ति व्यवस्था के बिना एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना अंतर फसल कहलाता है, ठीक। मुख्य रूप से एक जो पहला दिया हुआ पॉइंट उसमें दिया हुआ है कि आप एक एक लाइन में क्या कर रहे हो? दूसरी फसल उगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर आपकी एक लाइन में फिर दूसरी कुछ अलग, ठीक। इसे मुख्य रूप से क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अंतर फसल, ठीक है। इसे मिक्स्ड फसल नहीं बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? मिक्स क्रॉपिंग नहीं बोली जाती है, इसे इंटर क्रॉपिंग बोली जाती है, जहां पर एक में अलग हो जाएगा फिर दूसरे में आपको कुछ अलग फसल मिलेगी तो पंक्ति के रूप में। जबकि मिक्स्ड फसल में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक, एक प्रकार से एक खेत लिया और उसमें 4 भागों में बांटा और अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से, तो इसे मिक्स्ड के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होंगे, उल्टे दिए हुए हैं। अगर ये बात मिश्रित फसल की बात ये लिखी हुई है नीचे वाले पार्ट में, जबकि अंतर फसल की बात ऊपर लिखी हुई है। गन्ना और केला रेटून फसल के रूप में जाने जाते हैं। जो हमारा शुगर कैन और बनाना है वो एग्जांपल है रेटून क्रेपिंग का। तो हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 3, ठीक है, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्माकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऊर्जा लूप बनाती है, जबकि पर्माकल्चर साइट एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक तरीके से आउटडोर और इंडोर वातावरण के बीच एक समग्र संतुलन का ध्यान केंद्रित करती है। पर्माकल्चर ज्यादातर वार्षिक फसलें उगाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि मक्का, चावल, फलियां, अन्य सब्जियां, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग अटीचोक, शतावरी, रूबर, फलों और अखरोट के पेड़ों और बेरी झाड़ियों जैसी 12 पौधों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करती है। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये एक ऊर्जा लूप का नहीं बनाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखें जो पर्माकल्चर है उसमें एक ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक। तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक तरीके से आउटडोर और इनडोर वातावरण के बीच एक समग्र संतुलन पर ध्यान
केंद्रित करती है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मुख्य रूप से अपन देखते हैं जो हमारी जैविक खेती है वहां पर खादों का यूज करता है, उसका आउटडोर या इंडोर वातावरण से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से रसायनों का उपयोग ना करना यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रसायनों का उपयोग ना करना, जैविक खादों का उपयोग करना यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखा जाता है। तो ऐसे में सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। पर्माकल्चर ज्यादातर वार्षिक फसलें उगाने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि मक्का जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी मक्का, चावल और फलियां वगैरह बोए जाते हैं जो हमारी वार्षिक फसलें हैं, जबकि परमाचल, तो यहाँ पर ये चीज उल्टी लिखी हुई है, तुम्हारा थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या है कि कौन से यहाँ पर इनकरेक्ट है, कौन से हमारे, ठीक है, गलत है, तो तीनों ही हमारे गलत है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑल आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, जलवायु स्मार्ट कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जलवायु स्मार्ट कृषि की अवधारणा खाद्य और कृषि द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, संगठन द्वारा विकसित की गई। जलवायु स्मार्ट कृषि 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, उत्पादकता बढ़ाना, उत्सर्जन कम करना और इनपुट सब्सिडी करना। ठीक है, मुख्य रूप से अपन देखते हैं जो जलवायु स्मार्ट कृषि उसकी अवधारणा एफएओ द्वारा दी गई थी, बिल्कुल ये सही है हमारे स्टेटमेंट। जबकि जो मुख्य स्तंभ के रूप में दिया गया है उत्पादकता बढ़ाना, उत्सर्जन कम करना और इनपुट सब्सिडी कम करना, तो मुख्य रूप से यहाँ पर बात करेंगे आपका उत्पादकता बढ़ाना बिल्कुल इससे रिलेटेड है, स्तंभ में आता है। दूसरा उत्सर्जन कम करना भी आता है, लेकिन आपका इनपुट सब्सिडी जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपन ग्रीन हाउस गैस जो तीसरा स्तंभ के रूप में देखते हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना वो होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमारा स्तंभ नहीं होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया है कौन से करेक्ट है कौन से सही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चाय को अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और कोमल ढलान की आवश्यकता होती है। जूट जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास को इसके विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 180 ठंड मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर दिया होगा कि चाय को जो है वो अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी चाहिए, बिल्कुल कोमल ढलानों के रूप में अपन देखते हैं, बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा जूट में क्या होता है वही अच्छी तरह से जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी तरह से बढ़ता है और इसके लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा, वही पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। और कपास में अगर देखें तो कपास में भी क्या चाहिए, उच्च तापमान, हल्की वर्षा के रूप में देखा जाता है और 180 दिन के ठंड मुक्त दिन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो ठीक है मुख्य रूप से अपन अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो तीनों ही स्टेटमेंट है वो आपके सही है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक, यहाँ पर 1, 2 बस दिया हुआ है। ठीक है, अगर सही है तीनों की बात करें तो 1, 2 एंड 3 तीनों ही हो जाएंगे। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में अच्छा सॉरी ठीक है ऑप्शन डी दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पुनर्संयोजी कृषि। ठीक है, रीजनरेटिव कृषि की बात कर रहे हैं। कौन सा कथन सही है। यह खेती और चराई प्रथाओं का वर्णन करता है जो मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों के पुनर्निर्माण और छीड़ मिट्टी की जैव विविधता को बहाल करके जलवायु परिवर्तन को उलट देता है। बिल्कुल हमारा जो स्टेटमेंट है वो सही होगा कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से पुनर्संयोजी कृषि में इस प्रकार की चीजें की जाती है जहाँ पर हम किसका खेती और चराई प्रथाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये गतिशील और समग्र है। ठीक, जिसमें पर्माकल्चर और जैविक खेती प्रथाओं को शामिल किया गया है। बिल्कुल जो हमारी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है जहां पर हम भूमि का वापस से विकास कर रहे हैं ताकि उत्पादन को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा सके, तो वहां पर ये इसकी मुख्य भूमिका है। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं, चने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चना पैन जीनोम पहल का नेतृत्व खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। जो चना पैन जीनोम है उसका जो नेतृत्व है वो एफएओ द्वारा नहीं किया जा रहा है। 50 से अधिक देशों में उगाया जाने वाला चना दुनिया की तीसरी सबसे अधिक खेती की जाने वाली फली है। बिल्कुल ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट, भारत दुनिया में चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बिल्कुल भारत जो है उसमें वहां पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, तो ऐसे में अपन ये देखते हैं कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोफर्टिफाइड चावल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली बायोफर्टिफाइड प्रधान फसल गोल्डन राइस विटामिन सी की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई थी। विटामिन सी से निपटने के लिए नहीं, विटामिन ए की कमी से निपटने के लिए की गई थी। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बायोफर्टिफाइड चावल सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लिए सबसे अधिक मूल्य के लिए पैसे वाले हस्तक्षेपों में से एक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। कि इसमें क्या होता है वही हमारे क्या होता है, बायोफर्टिफाइड राइस इज हाईएस्ट वैल्यू फॉर मनी इंटरवेंशन फॉर माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ठीक है, तो हमने देखा था विटामिन ए वगैरह की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। बायोफर्टिफाइड चावल का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ठीक है, इसके दुष्प्रभाव कुछ दिखाई दिए हैं जिसके कारण अन्य फसलों पर भी इसके प्रभाव दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में अपन ये बोल सकते हैं थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड बस सही है। पूछा क्या गया है कौन से करेक्ट है कौन से सही है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाम ऑयल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पाम ऑयल दुनिया का सबसे बड़ा आयातक भारत है। बिल्कुल अगर अपन देखें तो यहाँ पर पाम ऑयल का जो सबसे बड़ा आयात होता है वो भारत में ही होता है। हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम शुरू किया जिसमें क्षेत्रों
जिसमें क्षेत्रों में अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण उत्तर पश्चिमी राज्यों में पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी की बात बस नहीं की गई है, अन्य क्षेत्रों पर भी इसकी बात की गई है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी में प्रमुख लाभ कौन से हैं। मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से मृदा संरक्षण और बंजर भूमि का विकास, जैव विविधता में वृद्धि, वायु गुणवत्ता में सुधार, कृषि भूमि को वानिकी में बदलना। सामाजिक वानिकी में बिल्कुल हम देखते हैं पेड़ पौधे वगैरह लगाएंगे, बंजर भूमि का विकास करेंगे। ठीक है, जैव विविधता में भी वृद्धि करेंगे, लेकिन इसका उद्देश्य, इसका ये मतलब नहीं कि हम कृषि भूमि को वानिकी में बदल दें, हमें कृषि भूमि को समाप्त कर दिया जाए। तो चौथे को छोड़ दें अगर, तो बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके सामाजिक वानिकी से लाभ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी सामाजिक कार्यक्रम के भाग है। फार्म वानिकी, सामुदायिक वानिकी, कृषि वानिकी या विस्तार वानिकी। तो कृषि वानिकी का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि कृषि भूमि को बदलना है, यहाँ पर कृषि वानिकी का मतलब है कि आप जो कृषि क्षेत्र है वहां पर भी आप पेड़ पौधों का उपयोग करें, साथ में ही पेड़ पौधे लगाए, जैसे मेढ़ों वगैरह में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं ये चारों ही क्या होते हैं आपके विस्तार करना वानिकी का। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बाजरा फसल की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाजरा के पौधों के आकार के आधार पर प्रमुख और लघु बाजरा में वर्गीकृत किया जाता है। बाजरा ग्लूटेन से भरपूर होता है, जो शरीर में विषहरण एजेंट के रूप में मदद करता है। बाजरा में ग्लूटेन वगैरह की थोड़ी सी मात्रा कम होती है। ठीक है, मोती बाजरा को आमतौर पर बाजरा के रूप में जाना जाता है, और फिंगर बाजरा को मूल रूप से रागी के रूप में जाना जाता है। जो पर्ल मिलेट है उसे बाजरा बोला जाता है, जबकि फिंगर मिलेट जो है उसे रागी बोला जाता है। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, या उसे आप नहीं पढ़े, वो हिंदी में अगर अपन देखेंगे तो थोड़ा सा गलत आ जाएगा। पर्ल मिलेट मेनली बाजरा के नाम से जाता है, फिंगर मिलेट जो है वो आपकी रागी बोला जाता है, ज्वार बाजरा रागी के रूप में अपन देखते हैं। ठीक है, ज्वार आपका सोरगम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 में बाजरा का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, बिल्कुल जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है कि 2023 में क्या मनाया गया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया था। थर्ड और हमारे फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं, तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में खेती के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। भारत जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर है, और सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। सहभागी गारंटी प्रणाली अकार्बनिक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली एक प्रक्रिया है, जो सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर दृष्टिकोण, सहभागी गारंटी प्रणाली प्रमाणन द्वारा जैविक गांवों को अपनाने के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। मुख्य रूप से अपन यहाँ देखते हैं तो जो भारत है देखते हैं वहां पर जैविक किसानों की संख्या अधिक है, जैविक किसानों की संख्या अधिक में पहले स्थान पर है। ठीक है, जैविक खेती पर नहीं है, जैविक खेती और जैविक उत्पादन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। लेकिन अगर किसानों की संख्या बात की, हम उतना उत्पादन नहीं करते, लेकिन किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ऐसे में आप ये देखते हो कि क्या पहले स्थान पर है, जबकि अगर अपन देखें उत्पादन में देखें, जैविक उत्पादन में तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है इस टाइम पर, अभी प्रेजेंट जो रिसेंट रिपोर्ट थी। ठीक है, उसके बाद सिक्किम जो है दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। बिल्कुल ये जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। सहभागी जो गारंटी प्रणाली है वो कार्बनिक मतलब पर्टिकुलरली उससे जुड़ी हुई नहीं है, ये प्रक्रिया जो है वो आपकी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि परंपरागत कृषि योजना का जो है वो एक क्लस्टर दृष्टिकोण है, एमएसएमईज वगैरह को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं फर्स्ट और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोजेक्ट बोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बैम्बूसिस ऑन लैंड्स ऑन ड्रॉट। ठीक है, सूखे में भूमि पर बांस ओएसिस। इसका उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरित क्षेत्र बनाकर मरुस्थलीकरण को कम करना है और आजीविका प्रदान करना। पूछा गया कौन से कथन गलत है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि मरुस्थलीकरण क्षेत्रों को कम करना है। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों पर लगाना है उसे। ठीक है, जो हमारे ड्रॉट एरियाज है, एरिड या सेमी एरियाज है। प्रोजेक्ट बोल्ड को राजस्थान के एक आदिवासी गाँव निचला बांडवा से लॉन्च किया गया था। बिल्कुल हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर असम से लाए गए विशेष घास प्रजातियों में बंबूसा तुलदा और बंबूसा पॉलीमोर्फा के पौधे खाली पड़ी ग्राम पंचायत की भूमि पर लगाए गए हैं। यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है, जिसे राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अपन यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा जो है मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ में तो आता है, हमारे जो एनवायरमेंट मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। तो हमारा ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन खेती के संदर्भ में बात करते हैं। कार्बन खेती कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन संग्रहित करने और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने में मदद करती है। बिल्कुल कार्बन खेती में हम क्या करेंगे, कार्बन को एब्जॉर्ब करेंगे और उसे संग्रहित करेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। चारागाह संरक्षण और मिश्रित फार्म जैसी उन्नत भूमि प्रबंधन या संरक्षण प्रथाएं, तो ठीक है, तो चारागाह से इसका रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मिश्रित फार्म में अगर अपन बात करते हैं, अगर आप यहाँ पर मवेशियों वगैरह को उगाते हैं तो ऐसे में कार्बन उत्सर्जन वगैरह भी होता है। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। असम वर्तमान में टिकाऊ कृषि मॉडल का एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए कार्बन खेती अधिनियम के खाके पर काम कर रहा है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सही है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सॉरी
असम वर्तमान में टिकाई कृषि मॉडल का एक प्रोटोटाइप बनाने के लिए कार्बन खेती अधिनियम के खाके पर काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है अगर अपन देखेंगे। ठीक, तो मुख्य रूप से तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कृषि जलवायु क्षेत्र स्तर पर रणनीतिक योजनाएं तैयार करना ताकि कार्य योजनाओं को क्षेत्रीय पैमाने के संदर्भ में रखा जा सके, इस मिशन का एक उद्देश्य है। ठीक, नेक्स्ट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को एनएमएसए के घटकों में से लाया गया, एनएमएसए के घटकों में से एक रूप में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव उर्वरक के साथ रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण सहयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देना है। एनएसएमए को अपना अधिदेश सतत कृषि मिशन से प्राप्त होता है, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत उल्लेखित 8 मिशनों में से एक है। ठीक, तो मुख्य रूप से अगर अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की बात की गई है। एनएमएसए जो है वो आपका जो आपके 8 मिशन है उनके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो लगभग हमारे जो कौन से स्टेटमेंट सही है, चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे इनकरेक्ट होंगे। ठीक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैव उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव उर्वरक एक पदार्थ है जिसमें जीवित सूक्ष्म जीवी होते हैं। जैव उर्वरक बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की प्राकृतिक प्रक्रियाओं से माध्यम से पोषक तत्व जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे राइजोबियम वगैरह हो गए, उनके द्वारा। जैव उर्वरक अनुपलब्ध फास्फोरस को घुलनशील और मुक्त करके फास्फोरस के अवशोषण को कम करते हैं। फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाएंगे अगर क्या होगा, ठीक है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होगी। तो ऐसे में हमारा थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही है, इसका जो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन, इसे बागवानी की एकीकृत विकास मिशन की उपयोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन उन सभी राज्यों के बांस के विकास पर ध्यान पर केंद्रित करेगा जहां इसकी सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ है। बांस के अवायवीय दहन से उत्पादित बायोचार कार्बनिक कार्बन को बढ़ाकर मिट्टी के स्वास्थ्य के जबरदस्त लाभकारी प्रभाव डालता है। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट अपन बात करें तो बिल्कुल सही है, इसमें सभी राज्यों के बांस के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वो वाणिज्यिक और आर्थिक के लिए ज्यादा अधिक हो जाता है। ठीक है, सामाजिक रूप से ये थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी दो हमारे सही है, फर्स्ट और थर्ड, तो जिसका आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? MFF, IUCN और UNDP का संयुक्त सहयोग, यह पहल विशेष रूप से दुनिया भर में केवल मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सतत विकास से संबंधित है। तो मुख्य रूप से मैंग्रोव जो फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव है उसको लेकर कथन गलत पूछा गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से सिर्फ मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक संयुक्त पहल है। बच्चों की तार्किक और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने ताकि वे वैज्ञानिक जांच की भावना से सही विकल्प चुन सके। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो मुख्य रूप से केंद्रीय हरित जो कोर कार्यक्रम है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं शुरू किया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर जो मंत्रालय होगा वो आपका क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का भी यहाँ पर रोल है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, एक राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है। भारत भर में विभिन्न राज्यों में NEAC को लागू करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, एजेंसियां, संस्थाएं जिम्मेदार हैं। ठीक है, गैर सरकारी संगठन और सामुदायिक संगठन भी NEAC के भाग ले सकते हैं। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण है। ठीक है, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण। ठीक है, तो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जागरूकता बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को छात्रों की भागीदारी करना, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, तो छात्रों की बात यहाँ पर आएगी। नेशनल ग्रीन क्रॉप्स इको क्लब कार्यक्रम EEAT योजना की सहायक कंपनी है। ठीक है, इनमें से कौन से सही है? दोनों ही यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट सही है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्योर फैक्चुअल पॉइंट है, तो ऐसे भी इस पर कोई ज्यादा चर्चा वैसे भी करने की कोशिश नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एक प्रकार से वो क्या है, हमारे सेकंड सही होगा, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। साइंस एक्सप्रेस के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? यह 3 मंत्रालयों पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भारतीय रेलवे का प्रमुख कार्यक्रम है। बिल्कुल साइंस एक्सप्रेस आपका इससे रिलेटेड है, जहाँ पर साइंस एंड टेक जो आपका मिनिस्ट्री है वो भी है, और आपका एनवायरमेंट चेंजेस, ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और आपका क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री भी शामिल है। ठीक है, और साथ में भारतीय रेलवे भी शामिल है।
साइंस एक्सप्रेस को जैव विविधता थीम के साथ फिर से डिजाइन किया गया था ताकि 2012 से 14 तक यह साइंस एक्सप्रेस बायोडाइवर्सिटी स्पेशल के रूप में चल रहा था। बिल्कुल हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। साइंस एक्सप्रेस पर मॉडल और वीडियो जर्मनी के मैक्स प्लैंक सोसाइटी के नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा बनाए गए थे। तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक, कोई भी कथन गलत नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन किसके द्वारा चालू हुए थे? ठीक है, भारी विद्युत से संबंधित है। अगर यहाँ पर देखें तो ये किस संगठन द्वारा चालू किया गया? तो भारी उद्योग विभाग द्वारा, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के लिए जैव विविधता संरक्षण ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना के तहत संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है और GEF ट्रस्ट फंड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण परिणामों को मुख्यधारा में लाने के लिए बढ़ी हुई क्षमता और संस्था निर्माण के माध्यम से परिदृश्य पैमाने पर संरक्षण के नए मॉडल विकसित करना और बढ़ावा देना है। इसमें से कौन से सही है? तो मेरे लिए अगर यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो हमारा भारत के लिए जो जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार योजना है उसे विश्व बैंक द्वारा विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित और GEF ट्रस्ट फंड द्वारा कार्यान्वित जो है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि विश्व बैंक द्वारा इसे वित्त पोषित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसानों के लिए ब्याज छूट योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से के लिए ऋण सहित रियायतें अल्पकालिक फसल ऋण प्रदान करना है। ठीक है, हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जो कि हमारे ब्याज छूट योजना से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ है। दूसरा, किसानों द्वारा ऋण की शीघ्र और समय पर चुकौती के मामले में ब्याज राशि को छोड़ने का प्रावधान है। ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऋण जो दिया गया है उसमें किसी प्रकार से अगर ब्याज राशि छोड़ने की बात नहीं रखी गई है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं राष्ट्रीय जीन बैंक के संबंध में। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो नाबार्ड और RBI जुड़े हुए हैं, पशुपालन और मत्स्य पालन को भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीन बैंक के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना 1996 में पादप अनुवांशिक संसाधनों के बीजों को संरक्षित करने के लिए की गई थी। बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट सही है कि जो जीन बैंक जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, पादप अनुवांशिक जो बीज है, सीड्स वगैरह रखने के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज बनाया गया था। राष्ट्रीय जीन बैंक में 4 प्रकार की सुविधाएं, बीज जीन बैंक है, क्रायोजीन बैंक है, ठीक है, इन विट्रो जीन बैंक है और संरक्षण के लिए फील्ड जीन बैंक है। दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करने में विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो फोरम फॉर डीकार्बोनाइजेशन ट्रांसपोर्ट परिवहन क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें उत्सर्जन को कम करने की बात कही गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का भी रोल है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट से, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के संबंध में देखते हैं। आर्द्र भूमि प्रबंधन केंद्र सरकारों संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी है, क्योंकि भूमि संसाधन उनके हैं। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो केंद्र सरकारों और संघ शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सॉरी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन इससे ये चीज जुड़ी हुई नहीं है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि पहचान करने में मानदंड आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के समान ही है। तो बिल्कुल आर्द्र भूमि को सिलेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन के जो पैमाने हैं वही यूज किए जाते हैं। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम सभी संरक्षण सुरक्षा गतिविधियों के लिए 100% वित्त पोषण प्रदान करता है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्द्र भूमि प्रबंधन केंद्र सरकारों संघ शासित प्रदेशों प्रशासन की जिम्मेदारी, सेम क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई कचरा प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई कचरा नियम 2016 में नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता और सूक्ष्म उद्यमों सहित संग्रह केंद्रों पर लागू होंगे। ई कचरा नियम 2016 के तहत प्रत्येक निर्माता, उत्पादक और उपभोक्ता, संग्रह केंद्र, विघटनकर्ता और पुनर्चक्रणकर्ता केवल 60 दिनों में अधिक की अवधि के लिए ई कचरे को भंडारण कर सकते हैं। रोटरडैम कन्वेंशन में अपनाई गई नैरोबी घोषणा का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ प्रबंधन के लिए अभिनव समाधान तैयार करना था। ठीक है, मुख्य रूप से अपन बात करते हैं ई वेस्ट जो है वो आपका 2016 रूल अप्लाई टू एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर एंड कलेक्शन एंड सेंटर्स इंक्लूडिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर बात, ठीक है, हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके यहाँ पर सही होंगे, तो तीनों स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में सभी सही। राष्ट्रीय हरित अधिकरण संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरणा लेता है। न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बंधा हुआ है। 1 वर्ष के भीतर अपीलों को निपटान के लिए अधिसूचित किया गया है। एनजीटी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन अधिकार अधिनियम
6 के तहत दीवानी मामलों में निपटता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए एनजीटी के लिए अलग से अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इसमें आपका ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हाँ, इसके अंतर्गत कुछ और अधिनियम आते हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। सेकंड की बात करें तो न्यायाधिक सिविल प्रक्रिया संहिता निर्धारित प्रक्रिया से बंधा हुआ है। ठीक है, 1 वर्ष के भीतर अपीलों को निपटान करने में अधिदेशित किया गया है। ठीक है, 1 वर्ष की बात नहीं की गई, 6 महीनों के बात की गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि 6 महीने की बात की गई यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तटीय विनियम क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीआरजेड मानदंड पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जल और अधिनियम जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत जारी किए जाते हैं। सीआरजेड नियमों के इंटर टाइटल जोन और जल क्षेत्र शामिल नहीं है। नवीनतम सीआरजेड नियमों को मुख्य भूमि के तट के करीब सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के सभी बैक वाटर द्वीपों के लिए 20 मीटर का नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, ठीक, तो पहला दिया हुआ इसमें से कौन से कथन गलत है। ठीक, तो अपन यहाँ पर देखते हैं जो पहला अपन थर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर बात करते हैं नवीनतम जो सीआरजेड नियम है उसके तहत क्या किया गया है, सभी द्वीपों और मुख्य भूमि के सभी बैक वाटर द्वीपों के लिए 20 मीटर का जो है वो नो डेवलपमेंट जोन बनाया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार से डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, सीआरजेड नियमों के इंटर टाइटल जोन और जल क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंटर टाइटल जोन और जल क्षेत्र भी शामिल किए गए, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सीआरजेड जो मानदंड है आपके, ठीक है, तटों के रिलेटेड है, वो आपसे किससे रिलेटेड है, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, तो मुख्य रूप से आपका ये समुद्री मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको 1974 के जल अधिनियम के तहत जारी नहीं किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हमारे जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया, कौन से गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित कौशल विकास का कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरित कौशल विकास कार्यक्रम कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पर्यावरण और वन क्षेत्र को कौशल के विकास के लिए एक पहल है। हरित कौशल जो विकास है वो आपका उद्यमिता मंत्रालय कौशल विकास से नहीं जुड़ा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ आपका किससे, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, सतत विकास लक्ष्य और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य और अपशिष्ट प्रबंधन नियम की प्राप्ति में मदद करता है। ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इसमें पूछा गया है कौन से गलत है। ठीक है, तो पहला हमारा गलत है, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई क्लाइड बैंक घोषणा किससे संबंधित है। 2020 तक व्यवहार हिम तेंदुआ आबादी वाले कम से कम 20 हिम तेंदुआ परिदृश्यों की सुरक्षा करना, व्हेल का संरक्षण और वाणिज्यिक व्हेलिंग पर रोक बनाए रखने का महत्व, महासागर संरक्षण में तत्काल आधार पर विज्ञान आधारित और अभिनव कार्य, वैश्विक स्तर पर हरित शिपिंग गलियारों की स्थापना। तो मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखें तो जो क्लाइड बैंक घोषणा है वो किससे संबंधित है, वैश्विक स्तर पर हरित जो शिपिंग है उसके गलियारों की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं वैश्विक आकलन रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ये हमारा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसे जैविक विविधता पर कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया था। तो जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन थी उसके अंतर्गत इसे स्थापित नहीं किया गया, 2012 के टाइम पर ये आया था, जो कि जैविक विविधता के कन्वेंशन से रिलेटेड नहीं है। गैर सरकारी संगठन भी IPBES के शामिल हो सकते हैं, गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल नहीं हो सकते। तो सेकंड और थर्ड जो है हमारे वो इनकरेक्ट है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए बस इसका सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट, 11वें विश्व शहरी मंच 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विश्व शहरी मंच की स्थापना संयुक्त राष्ट्र द्वारा तेजी से शहरीकरण और समुदायों, शहरों, अर्थव्यवस्थाओं, जलवायु परिवर्तन और नीतियों पर इसके प्रभाव की जांच करने के लिए की गई थी। विश्व शहरी रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना को कहा कि वैश्विक शहरी आबादी 2050 तक 2.2 बिलियन लोगों की वृद्धि के लिए वापस पटरी पर आ गई है। ठीक है, अपन यहाँ पर बात करें जो रिपोर्ट है 11वीं शहरी मंच को लेकर, ठीक है, उसको लेकर अगर अपन देखते हैं तो दोनों ही फैक्ट जो है अपन ने दिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शहरीकरण और समुदायों को लेकर ये इसके प्रभाव की जांच करने के लिए गई थी, और साथ में ये भी बताया गया कि 2050 तक क्या होगा, 2.2 बिलियन लोगों की वृद्धि के लिए वापस पटरी पर यह आएगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ऊर्जा संसाधन संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स, ग्रीन ओलंपियाड और एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग। ये चारों ही जो पहले हैं वो किसके द्वारा शुरू की गई हैं, TERI के द्वारा शुरू की गई हैं। ठीक है, द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 और 4। हरित हाइड्रोजन, यह भारतीय मौसम विज्ञान हरित हाइड्रोजन के दोहन के संबंध में विचार कर रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। ठीक, तो
मुख्य रूप से हरित हाइड्रोजन जो है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है वो जलवायु मंत्रालय द्वारा इससे क्या किया गया है, रिपोर्ट के रूप में, ये रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक प्रकार का ईंधन के फूल के रूप में, फ्यूल के रूप में आप ऐसे ये देखते हैं। इसके तहत राज्य की बड़ी चुनौतियों के आधार पर देश भर में 3 हाइड्रोजन गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, ये हरित हाइड्रोजन जो संबंधित है वो आपके गलियारों से संबंधित है और फ्यूल से संबंधित है। हरित हाइड्रोजन का उपयोग केवल उर्वरक और मेथेनॉल क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। इसने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं तो आपका जो बात करते हैं उर्वरक और मेथनॉल क्षेत्रों में इसका उपयोग नहीं किया जा रहा, मुख्य रूप से अपन ने बात की, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, रिपोर्ट नहीं है, हरित हाइड्रोजन एक फ्यूल के रूप में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए 3 हाइड्रोजन गलियारे बनाए जा रहे हैं, सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका उपयोग जो है वो उर्वरक और मेथनॉल में नहीं किया जाना है, फ्यूल और ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाना है। आगे चलकर गाड़ियां भी चलेंगी, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अपन देखते हैं इसके उत्पादन, जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने के लिए इसमें सिफारिश की गई, तो 2 और 4 हमारे सही है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2 और 4। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन के संदर्भ में, यह सतत विकास के समर्थन में जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए नई और मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों की तन्यता को बढ़ावा देता है। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन को लेकर उसके उद्देश्य की बात की जा रही। सीडीआरआई अन्य संस्थानों के साथ मिलकर वैश्विक तन्यता सूचकांक पहल जारी करता है, ठीक है। मुख्य रूप से ग्लोबल रेजिलेंस इंडेक्स इनिशिएटिव जारी करता है, बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट सही है। सीडीआरआई की सदस्यता में राष्ट्रीय सरकार, बहुपक्षीय बैंक और निजी क्षेत्र शामिल है, तीनों ही इसमें शामिल है, तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। नीति आयोग ने हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 लॉन्च किया है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। गुजरात ने बड़े राज्यों में राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक राउंड 1 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद केरल और पंजाब का स्थान है, ठीक। नेक्स्ट राज्य ऊर्जा यहाँ पर बात करते हैं शीर्ष स्थान में, तो गुजरात, ठीक है। देखते हैं पहला जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वहां पर अपन बात करते हैं, तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है कि गुजरात जो है वो पहले स्थान पर आया है, ठीक है। और उसके अलावा अब केरल और पंजाब इसके अगले स्थान पर है। नेक्स्ट, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के सभी मापदंडों में स्वच्छ ऊर्जा पहल का सबसे अधिक महत्व है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इससे स्वच्छ ऊर्जा का महत्व नहीं है, इसके अलावा जो आपकी जलवायु को लेकर जो अलग अलग मापदंड है वो भी शामिल किए गए। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन करने वाले, अग्रणी और उपलब्धि हासिल करने वाले और आकांक्षी समूह में वर्गीकृत किया गया है, फ्रिक परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर्स और एस्पिरेंट्स के रूप में देखा गया है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखते हो कि परफॉर्मर, अचीवर्स के रूप में देखा गया है, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व धरोहर वन रिपोर्ट के संदर्भ में देखते हैं। विश्व धरोहर वन रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के सहयोग से प्रकाशित की गई है। अंडमान और निकोबार उन 5 स्थलों में से है जहां वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक नीला कार्बन भंडार है, ठीक है। इनमें से कौन से सही है, तो आप यहाँ पर देखते हो दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम में देखते हैं, यह विश्व के नेतृत्व वाली वैश्विक साझेदारी वन्यजीवों और अवैध तस्करी पर मुकाबला करने, वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देती है, ठीक। बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट सही है। इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा जीईएफ द्वारा सतत विकास के लिए वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक साझेदारी के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनी वन्यजीव व्यापार को बढ़ावा देने वाली आपूर्ति और मांग दोनों को कम करना है, एकीकृत प्रदेश योजनाओं के माध्यम से प्रजातियों और आवासों की रक्षा करना है। तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। पूछा क्या गया कौन से गलत है, तीनों ही हमारे सही है, तो ऐसे में आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाई फ्लाइंग भारत के हवाई अड्डों के माध्यम से वन्यजीव तस्करी पर अंतर्दृष्टि एक रिपोर्ट है जिसमें 2011 से 2020 के बीच में भारतीय हवाई अड्डों पर 70,000 से अधिक देशी और विदेशी जंगली जानवरों की तस्करी पाई गई है। रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो आपका जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जो जारी किए जाते हैं फ्लोरा एंड फौना को लेकर, वो आपके क्या है, ट्रेड रिलेटेड जो आपके एस्पेक्ट्स हैं फ्लोरा एंड फौना को लेकर, इन कॉमर्स में ट्रैफिक की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रैफिक, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्षेत्र संचार सहयोग के माध्यम से सीमा पार वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने, सदस्य देशों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। बिल्कुल हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत जैसे देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। सावेन बांग्लादेश के ढाका में स्थित है, सचिवालय से संचालित होता है। सावेन का जो सचिवालय है वो आपको नेपाल में दिखाई देता है, काठमांडू में। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2006 इस अवैधानिक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है, ठीक। इससे राज्य सरकार द्वारा तैयार बाघ संरक्षण योजना में मंजूरी देने की शक्तियां हैं। इसमें स्थायी परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और आकलन
करने और बाघ अभ्यारण्य के भीतर खनन उद्योग और अन्य परियोजनाओं जैसी किसी परिस्थिति के रूप से असंतुलित भूमि का उपयोग अस्वीकार करने की शक्तियां हैं। तीनों ही हमारे स्टेटमेंट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को लेकर दिए गए, सही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक वैधानिक निकाय है जिसे वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि एक प्रकार का वैधानिक निकाय नहीं है, एक प्रकार का बोर्ड है, ठीक। तो इसे अपन देखते हैं, ये फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारा एक बोर्ड आता है, वैधानिक निकाय के रूप में नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वन क्षेत्रों और वन क्षेत्रों से सटे भूमि के पुनर्जनन पर विशेष ध्यान देता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष, इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत उत्पादित और आयातित कच्चे तेल पर उपकर से बनाया गया है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा का उद्देश्य क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उत्पादित आयातित कच्चे तेल पर उपकर से नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इससे प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और के उत्सर्जकों और जिम्मेदार रहने वाले प्रदूषण भुगतान करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से एक प्रकार का कैसा क्लीन एनर्जी फंड किससे रिलेटेड है, वो क्या है, पॉल्यूटर जो पेज है जो कि यूज करते हैं, कार्बन इमिट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं, उन पर बनाया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। NCEF भारत में जलवायु वित्तपोषण के स्रोतों में से एक है जो जलवायु परिवर्तन के संबोधित करने वाले समन और अनुकूलन कार्यों को समर्थन करता है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण से संबंधित कानूनों को देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण 72, वन अधिनियम 80, पर्यावरण अधिनियम 86, ठीक। मुख्य रूप से अपन यहाँ पर देखें सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 91, और उसके बाद देखते हैं वन अधिकार अधिनियम और जैविक विविधता अधिनियम 2002 की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से आपका कौन कौन से पर्यावरण किसके अंतर्गत आते हैं, इनमें से कौन से एनजीटी को अधिकार इससे प्राप्त है। अपन यहाँ पर बात करें एनजीटी को किन किन से इनसे अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो आपका देखेंगे तो हमारा जो वन अधिनियम संरक्षण है वो भी इसके अंतर्गत आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, एनजीटी उसको इस पर काम करता है, इस पर असर डालता है, ठीक है। थर्ड सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम भी इसके अंतर्गत आता है, और जैविक विविधता, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 आपके होंगे, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संदर्भ में। अधिनियम की उत्पत्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A(G) में है। अधिनियम सिविल न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी कार्रवाई आदेश के संबंध में किसी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार करने का अधिकार देता है। तो पहला हमारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो आपको 48A से हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद 51A में जो कर्तव्य दिए हुए हैं मौलिक, यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व 48A में जो दिया हुआ उसके रूप में पर्यावरण के संरक्षण की बात की गई, और 51 में जो दायित्व है लोगों का कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, ठीक है। तो दोनों कर्तव्यों की बात की गई, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। उसके अलावा अपन देखते हैं सिविल न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी कार्रवाई आदेश के संबंध में किसी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार करने का अधिकार देता है। मुख्य रूप से एनजीटी इसके लिए जिम्मेदार है, एनजीटी वगैरह में आप ये कार्रवाई करवा सकते हो। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम में तहत लघु वन उपज शब्द को परिभाषित किया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी MOEF, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ग्राम पंचायत को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों प्रकृति की सीमा निर्धारित करने में प्रक्रिया शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो अपन यहाँ ठीक है, यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो हमारा अधिनियम है वो लघु वन उपज के शब्द के साथ आया है, ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल परिभाषित किया गया है यहाँ पर, ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी जो है वो MOEF नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत भी इसे रखा गया और फॉरेस्ट मंत्रालय के अंतर्गत भी रखा गया है, ठीक है। थर्ड जो अपन देखते हैं वो थर्ड स्टेटमेंट आज के टाइम पर पार्शली करेक्ट और इनकरेक्ट के रूप में देखते हैं, क्योंकि अब आज के टाइम पर ग्राम पंचायत को इसकी भूमिका दे दी गई है। तो 1 और 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन कौन से सही है, ऑप्शन डी 1 एंड 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सरकार ने बांस के वर्गीकरण में कुछ बदलाव किए और इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बांस की लकड़ी की श्रेणी से हटाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन किया गया और इसे घास की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को लकड़ी के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006 बांस को गैर लकड़ी वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत करता है, ठीक है। वन क्षेत्रों में उगाया जाने वाला जो बांस है उसको लकड़ी के रूप में परिभाषित किया गया, जबकि गैर जो लकड़ी वन उत्पाद है उसमें वर्गीकृत किया गया वन अधिकार अधिनियम के रूप में, ठीक है। तो हमारे जो सेकंड और थर्ड है वो आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर्यावरण अधिनियम पर विचार करें। जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, वन संरक्षण 80, फिर 86 वन अधिकार अधिनियम 2006, जल उपकर अधिनियम
ठीक 1977। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सशक्त बनाता है, इनमें से कौन कौन से हैं? तो मुख्य रूप से अपन यहाँ पर बात करते हैं जल प्रदूषण अधिनियम इसके अंतर्गत आता है, वायु प्रदूषण आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है, ठीक है। उसके बाद बात करें आपका ये जो उपकर अधिनियम दिया हुआ है, ठीक है, जल और जल उपकर अधिनियम 76-77, उसके अलावा वायु प्रदूषण 81 और आपका पर्यावरण अधिनियम इसके अंतर्गत शामिल है। वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम पर्यावरण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के सशक्त नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है 1, 2, 4 एंड 6 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करें, PM10, आर्सेनिक, लेड, निकल, बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है। तो मुख्य रूप से अपन यहाँ पर बात करें, क्या पूछा गया है, ठीक है, कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक और राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता में दोनों में कौन से ये दोनों समान है? तो मुख्य रूप से जो दोनों में शामिल है, कौन किसमें किसमें? नेशनल एयर क्वालिटी में और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी में। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो आपका PM10 है वो आपका, ठीक है, दोनों में ही शामिल किया गया है, दोनों ही प्रदूषकों में शामिल किया गया है। उसके बाद अपन बात करें लेड, ठीक, लेड को भी दोनों में शामिल किया गया है, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन। और उसके बाद हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड को इसके अंतर्गत रखा गया है और अमोनिया को इसके अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो चार हमारे आते हैं, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3, 6 एंड 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खतरनाक पदार्थों के कारण संपत्ति को नुकसान होने की स्थिति में ईपी अधिनियम लागू किया जा सकता है। इस नियम के तहत प्रशासन और अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये आपका जो है वो विभाजित नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन उसके जो विभाजन की बात की गई है, ठीक है, उसको प्रशासन अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित नहीं किया गया है। केंद्र और राज्यों में दोनों में इनको अलग अलग तरीके से रखा गया है, ठीक है। विभाजन नहीं कि विभाजन के रूप में इसे नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास को ऐसे क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया जिन्हें वन्य जीव संरक्षण उद्देश्यों के लिए अछूता रखा जाना आवश्यक है, जिन्हें निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? तो मुख्य रूप से जो आपका महत्वपूर्ण वन्य जीव आवास है, आवास की बात चल रही है तो जनजाति की बात आएगी, और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम आएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन अधिनियम 1980 के संदर्भ में देखते हैं। अधिनियम स्पष्ट रूप से मान्य वन को शब्द को परिभाषित करता है। अधिनियम में मान्य वन जो हमारे डीम्ड फॉरेस्ट है उसको क्या करना, परिभाषित करने का काम अधिनियम के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ये जो आपके सिविल न्यायालय है और आपकी जो सरकार है वो तय करती है डीम। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य सरकारों द्वारा गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए वन क्षेत्रों के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।